हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा की सीरीज में हम आज विभिन्न आंदोलन और प्रवृत्तियों से संबंधित जो बिंदु पाठ्यक्रम में दिया गया है उस पर लेक्चर तैयार करके आए हैं। और यह लेक्चर जेएनयू प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा अन्य जो भी हिंदी साहित्य से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। जब आप जेएनयू एमए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को देखेंगे तो उसमें पहले पॉइंट्स में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो इस बिंदु पर मैंने काफ़ी वीडियोज लेक्चर चैनल पर अपलोड किया है। दो तरीके के हिंदी साहित्य के इतिहास पर मैंने वीडियोज बनाया है। पहला जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का सरल अध्ययन कैसे किया जाए उसको लेकर, और दूसरा हिंदी साहित्य के इतिहास का क्विक रिवीजन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। तो आप तब तक हिंदी साहित्य का इतिहास देखते रहिए। आज के लेक्चर में जो दूसरा पॉइंट है जिसमें कि प्रमुख विधाओं के बारे में पढ़ना है और विभिन्न आंदोलन और जो हिंदी साहित्य इतिहास की कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो हम इस दूसरे पॉइंट्स पर आज बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं टॉपिक पर। आप सब अंत तक इस वीडियोज़ को देखिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि जो आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट रूप में हैं। तो देखा जाए आदिकाल जिसका जो समय सीमा है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ठीक है, तो ये इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है और तमाम अन्य नाम दिए गए हैं। जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें नामकरण को लेकर काफ़ी विवाद रहा है इस कालखंड की। तो यहाँ पर हम प्रवृत्तियों पर बात कर रहे हैं। तो जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ उभर कर आती हैं जिसमें कि पहली प्रवृत्ति है कि रासोचरित काव्य या कथा काव्य की परंपरा, जिसमें कि 12 ग्रंथों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो दूसरा है सिद्ध जैन नाथ संप्रदाय द्वारा धार्मिक काव्य रचना। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे खारिज भी कर दिया था कि ये सांप्रदायिकता फैलाने वाली रचनाएं, इसलिए इसको साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसे को प्रमुख प्रवृत्ति मान सकते हैं। सिद्धों की संख्या जिसमें कि 84, नाथों की संख्या 9, इम्पॉर्टेंट रूप में कई बार पूछा जाता है। दूसरा है तीसरा जो इसका पॉइंट है वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, इस कालखंड इसीलिए इसका नाम वीरगाथा काल भी रखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। तो ये एक खास प्रवृत्ति के रूप में है। दूसरा है कल्पना का प्राचुर्य। ठीक, अगला पॉइंट जो है राष्ट्रीय भावना का अभाव, रचनाओं की प्रामाणिकता की संदिग्धता, जिसमें कि पृथ्वीराज रासो को लेकर ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, ये इम्पॉर्टेंट प्रवृत्ति के रूप में है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है। डिंगल ऐसी ब्रज भाषा जिसमें कि राजस्थानी का मिश्रण हो, और ऐसी अपभ्रंश जिसमें राजस्थानी का मिश्रण हो। पिंगल जिसमें कि ब्रज भाषा का मिश्रण हो। ठीक है, तो ये एक खास विशेषता आती है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि डिंगल पिंगल का प्रयोग किस कालखंड में किया जाता था, किस कालखंड की प्रवृत्ति है। तो ये है आदिकाल। फिर अगला पॉइंट्स है डिंगल अपभ्रंश राजस्थानी भाषा की योग से बनती है, जैसा कि मैंने पूरा जिक्र किया, और पिंगल ब्रज भाषा। इस कालखंड में प्रबंधात्मक काव्य तथा मुक्तक काव्य की रचना की गई। ठीक है, लोक साहित्य की रचना की गई जिसमें कि पदावली इत्यादि का नाम जो आता है जो मैथिल कोकिल कहे जाते हैं विद्यापति, उनकी रचना का। छंदों की विविधता, इस कालखंड में अनेक तरीके के छंदों का प्रयोग किया गया, जिसमें कि पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है कि छप्पे का अजायब घर, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो ये कुल 12-13 प्रवृत्तियाँ आदिकाल की रहीं। ठीक है, अब चलते हैं भक्ति काल में। उसमें भी
संत काव्य की प्रवृत्तियाँ, उस पर बात करते हैं। पहला है निर्गुण ब्रह्म की उपासना, दूसरा एकेश्वरवाद का समर्थन, तीसरा नाम स्मरण का महत्व, चौथा सतगुरु का विशेष महत्व, पांचवा जाति पाति का विरोध, छठा सामाजिक रूढ़ियों अंधविश्वासों का विरोध, सातवां धार्मिक कर्मकांडों की वर्जना, आठवां आचरण की पवित्रता अर्थात कथनी और करनी की समानता पर जोर, नौवां रहस्य भावना की अभिव्यक्ति, दसा सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, 11वां मुक्तक काव्य की रचना। आप देख रहे हैं इसके पहले भी मुक्तक काव्य की रचना हो रही थी आदिकाल में भी। 12वां उलटबासी काव्य शैली का प्रयोग, 13वां नारी के कामिनी रूप की निंदा की गई है इसमें। तो निष्कर्ष रूप में संत काव्य का वर्ण विषय दो भागों में विभक्त किया जाता है, आध्यात्मिक तथा सामाजिक। तो ये कुछ खास प्रवृत्तियाँ थीं जो कि संत काव्य की हैं। कई बार परीक्षाओं में क्या होता है कि विकल्प के तौर पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आपको जानकारी रहेगी तभी आप बता सकते हैं कि किस कालखंड की क्या प्रवृत्ति रही है। अगले जो कालखंड है वो है सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। सूफी काव्य की प्रवृत्तियों में पहला है प्रेम तत्व की प्रधानता, दूसरा है नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन, तीसरा है प्रकृति के अनेक रूपों का विस्तृत चित्रण, चौथा है भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण। इस पॉइंट्स को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि जो सूफी कवि थे वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू संस्कृति को आधार बनाकर रचनाएं किए थे। ठीक है, तो ये वहीं से लिया गया है। पांचवा है साधनात्मक व भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, गुरु की महत्ता, सूफी दर्शन का प्रभाव, प्राचीन अवधि का प्रयोग, ठीक, जिसमें कि ग्रामीण अवधि, आप जब पद्मावत पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि वो ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया गया, उसमें ठेठ अवधि का प्रयोग। नौवां दोहा चौपाई छंद की प्रमुखता, 10वां प्रबंधात्मक काव्य रूप जिसको कि महाकाव्य खंड काव्य भी कहा जाता है, श्रृंगार रस की प्रधानता, वस्तु वर्णन की प्रधानता। तो ये कुछ खास विशेषताएं थीं सूफी काव्य की प्रवृत्ति को लेकर। ठीक है, अगली प्रवृत्ति पर बात करते हैं जो कि भक्ति काल के अंतर्गत ही है, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ, जिसमें कि पहला है कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन, दूसरा है माधुर्य भाव की प्रधानता, तीसरा है भक्ति के विविध रूपों, दास्य, सख्य, कांता, पुष्टि, नवधा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रवृत्ति रही है और सवाल कई बार पूछा जाता है कि कबीर की भक्ति भावना कैसी थी, सूरदास की भक्ति भावना कैसी थी, या फिर तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी, मीरा की भक्ति भावना। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रवृत्ति नंबर 4 भ्रमर गीत परंपरा के काव्य ग्रंथों की रचना इसमें ज़्यादातर की गई, जिसमें कि नंददास का नाम प्रमुख रूप से आता है, सूरदास ने भी भ्रमर गीत सार लिखा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये इतना प्रैक्टिस करवा दी है कि क्वेश्चन नंबर आ जा रहा है। 5वां नंबर संयोग की अपेक्षा विप्रलम्ब श्रृंगार का विस्तृत वर्णन, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, गीत शैली में संगीत प्रधान पद रचना, मुक्तक काव्य में रचना, संप्रदाय प्रभावित काव्य रचना, नवीन दार्शनिक मतों की स्थापना। तो ये सब कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवृत्तियाँ रही हैं प्रमुख रूप से। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखिए। अगली प्रवृत्ति जो राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ, जिसमें पहला पॉइंट है राम के लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व की प्रमुखता, दूसरा है दास्य भक्ति की अभिव्यक्ति, समन्वयशीलता, लोक मंगल की भावना, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद की दार्शनिक अभिव्यक्ति, प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण, प्रबंध काव्य में पात्रों का स्वाभाविक चित्रण, अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग,
समस्त रसों की सुंदर व्यंजना, प्रबंध तथा मुक्तक काव्य रूप का प्रयोग। तो ये राम भक्ति शाखा की खासी प्रवृत्तियाँ रही हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। फिर आते हैं रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है रीति निरूपण, जिसमें कि लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। दूसरा है श्रृंगारिकता। तीसरा है नायिका भेद। चौथा है नक्सिक सौंदर्य वर्णन। पांचवा है नारी का विलासी रूप में चित्रण। छठा है संयोग श्रृंगार का मांसल वर्णन। सातवां प्रकृति के उद्दीपन रूप में वर्णन की प्रमुखता। आठवां है भक्ति और नीति काव्य की रचना। नौवां है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आप देख रहे हैं कि आदिकाल में भी ये प्रवृत्ति आई हुई थी और रीतिकाल में भी है। 10वां है कल्पना का चमत्कारिक सौंदर्य। 11वां है वर्णन में अतिशयोक्ति शैली, जिसमें कि बिहारी के दोहे आते हैं। लोक संस्कृति का चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग। 10वां है मुक्तक काव्य की प्रधानता। तो ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं। अगला कालखंड है भारतेंद्र युग की प्रवृत्तियाँ, जिसमें कि राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, देशानुराग, व्यंजक भक्ति भावना, भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य की रचनाएं, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, काव्यानुवाद, मुक्तक काव्य रूप की प्रधानता। तो ये भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ थीं। ठीक है, अब द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों पर बात करते हैं। तो पहला है जागरण सुधार, यानी कि राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना, मानवतावाद की बात की गई है। दूसरा है स्वदेश्यता, आदर्श परकता व नीतिमत्ता। ठीक है, मतलब नैतिक रूप को ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है। नंबर 3 राष्ट्रीयता की भावना, जिसमें कि देश प्रेम, अतीत गौरव, समस्या पूर्ति, ये भी भारतेंदु युग से आगे चलती रही है। 5वां नैतिकता एवं आदर्शवाद। 6वां विषय विस्तार, इतिवृत्तात्मकता, विवरणात्मकता, उपदेशात्मकता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रवृत्ति है। 7वां प्रकृति चित्रण। 8वां काव्य रूपों की विविधता, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक शैली, तीनों में रचनाएं की जाती थी। तो द्विवेदी युग से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इसकी जो इतिवृत्तात्मकता वाली प्रवृत्ति है, इससे खूब सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, अगले कालखंड की प्रवृत्तियों पर बात करते हैं। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पहली प्रवृत्ति है आत्माभिव्यक्ति। दूसरा है नारी सौंदर्य का चित्रण और प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, कल्पना की प्रधानता, दार्शनिकता, ये सब छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मुक्तक नीति शैली का प्रयोग इसमें किया गया है, जिसमें कि वैयक्तिकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता छायावादी कवियों की काव्य में मिलते हैं, ये चीज़ें हैं। फिर प्रतीकात्मकता, लाक्षणिक शैली का भी प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, जिसमें कि मानवीकरण, विरोधाभास अलंकार प्रमुख रूप से हैं। कोमलकांत संस्कृत युक्त शब्दावली या फिर संस्कृत में शब्दावली, ये प्रवृत्ति जो है कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में आ रही है। तो ये तो हो गया छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ की प्रवृत्ति है, जिसमें कि प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ आती हैं। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या कौन कौन सी हैं? पहला है शोषितों की दीनता का चित्रण। दूसरा है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। तीसरा है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। चौथा है क्रांति की भावना। पांचवा है नारी चित्रण। छठा है सामाजिक जीवन का यथार्थ। तो ये प्रगतिवाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ हैं।
कई बार परीक्षाओं में इनमें से किसी भी पॉइंट्स को दे देगा और पूछेगा कि किस कालखंड की प्रवृत्ति है या फिर निम्नलिखित कालखंड की प्रवृत्ति नहीं है। तो इस लेक्चर में आपको पूरे जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड हैं और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो काफ़ी आपको इसका लाभ मिल सकता है आगे की परीक्षाओं में। अगला कालखंड प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिसमें कि पहला है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, इसको वैयक्तिकता भी कहा जा सकता है। दूसरा है अति नग्न यथार्थवाद। तीसरा है निराशावाद। चौथा है अति बौद्धिकता। पांचवा है वैज्ञानिक युग बोध और नए मूल्यों का चित्रण। छठा है समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण। विद्रोह का स्वर। प्रयोगवाद में व्यक्ति बनाम समाज, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता को लेकर हमेशा विद्रोही स्वर उभर कर सामने आया है, जिसमें कि अज्ञे की रचनाएं प्रमुख रूप से हैं। दूसरा, आठवां है लघु मानव की प्रतिष्ठा। नौवां है क्षण की अनुभूति। दसवां है काव्य शिल्प में नए प्रयोग। 11वां है बिंब योजना, नए उपमान, नवीन शब्द चयन, नए प्रतीक। ये खासतौर से प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ रही हैं। अब हम अगले काव्य प्रवृत्ति पर बात करते हैं, जिसमें कि नई कविता की काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है जीवन जगत के प्रति अगाध प्रेम और आस्था, आस्था और विश्वास, मानवतावादी यथार्थ दृष्टिकोण, महानगरीय और ग्रामीण मानवीय सभ्यता का यथार्थ चित्रण, घोर वैयक्तिकता, निराशा और नास्तिकता। ये सब नई कविता की काव्यगत प्रवृत्तियाँ रही हैं। तो हमने पूरे वीडियोज लेक्चर में जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख कालखंड रहे हैं उनकी काव्य प्रवृत्तियों पर विचार किया। उम्मीद है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि प्रवेश परीक्षा हो या फिर कंपटीशन से रिलेटेड परीक्षा हो, सब में ये आपको काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकता है। इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि बीए और एमए के बच्चों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर हो सकता है। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपको एक ही वीडियोज लेक्चर में सभी कालखंड की प्रवृत्तियों पर जानकारी मिली तो कैसा लगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।